हमेशा की तरह मुंबई की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अब से बस कुछ ही घंटे बाद मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे मुंबई शहर कभी नहीं भुला पाएगा। मुंबई को दहलाने के लिए आम कपड़ों में आम दिखने वाले 8 लड़के स्पीड बोट से बुधवार पार्क में उतरते हैं। इतना नॉर्मल दिखने के बावजूद भी इन लड़कों को देखकर वहां के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इन लोगों में मौजूद भरत तमोरे नाम के एक आदमी को अजीब लगने के साथ साथ कुछ मिस्टीरियस भी फील हुआ। इसलिए उन्होंने फौरन सभी लड़कों को रोककर उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस सवाल पर पहले तो सभी हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर कोई खुद को स्टूडेंट तो कोई कुछ बताता है। लेकिन इतने में उन लड़कों में से एक लड़का जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि अपने काम से काम रखो। रात का वक्त था और ऐसे में एक ही उम्र के 8 लड़के कंधों पर 2 बड़े बड़े बैग लेकर बिना कुछ बताए वहां से निकल लेते हैं। वहां से निकलने के बाद सभी लड़के 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर टारगेट की गई लोकेशंस की तरफ निकल पड़ते हैं। इन लोकेशंस में सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। सारी जगह वहां से बस कुछ ही दूरी पर थी। हालांकि समुद्र के रास्ते से आई बोट में 8 नहीं बल्कि टोटल 10 लड़के थे। जहां 10 में से 8 लड़के बोट से उतरकर सड़क के रास्ते अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच रहे थे, तो वही बाकी के 2 लड़के अपनी टारगेट ओबरॉय होटल तक पहुंचने के लिए बोट का ही इस्तेमाल करते हैं। मुंबई हमेशा की तरह अपनी धुन में बस चलती जा रही थी। लोग रोज की तरह काम काज में बिजी थे, लेकिन अचानक मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठती है। मुंबई के लिए यह आवाजें नहीं थी। अंडरवर्ल्ड के गुटों में अक्सर शूट आउट होता रहता था। थोड़ी बहुत गोलीबारी तो मुंबई के लिए आम बात थी, लेकिन आज कुछ बड़ा हुआ था। इतना बड़ा कि जिसकी आवाज ने देश को सुन्न करके रख दिया था। इस धमाके और अंधाधुन गोलीबारी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से होती है। इस्माइल खान और अजमल कसाब नाम के 2 लड़के एक साथ स्टेशन पर पहुंचते हैं और ऐसे खौफनाक मंजर को जन्म देते हैं जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। यहाँ पहुंचकर जहाँ कसाब पागलों की तरह हंसते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, तो वही इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्यों और किस कारण उन पर ऐसा हमला किया जा रहा है। चारों ओर बस गोलीबारी और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। लगातार गोलियों की आवाज और बॉम्ब धमाकों से लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसको जहां जगह मिलती है वो वही छुप जाता है। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच दोनों इस तरह फायरिंग कर रहे थे जैसे मानो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इन दोनों आतंकियों का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अधिक से अधिक लोगों की मौत। स्टेशन पर काम करने वाले लोगों और रेलवे पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए। फिर भी दोनों आतंकियों को रोकने के लिए रेलवे पुलिस हर एक कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। दरअसल दोनों लड़के पहले से ही प्लान बनाकर आए थे और उनके पास हर तरह के हथियार मौजूद थे, लेकिन रेलवे पुलिस के पास केवल उनकी ड्यूटी रिवॉल्वर ही मौजूद थी, जिस कारण वो इनका सामना नहीं कर पाते और वही शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच रेलवे स्टेशन के ही एक कर्मचारी विष्णु दत्ताराम अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनाउंसमेंट करके सभी पैसेंजर्स को आगाह करते हैं कि वो फौरन स्टेशन को छोड़कर अपनी जान बचाए। अनाउंसमेंट सुनते ही कई लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन आतंकियों का हमला इतना भयानक था कि केवल 1 घंटे में 58 लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, तो वही 104 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मुंबई के फेमस लियोपोल्ड कैफे में उन्हीं 10 में से 2 आतंकी शोएब और नाजिर एकदम सीएसटी रेलवे स्टेशन जैसी ही घटना को अंजाम देते हैं। लियोपोल्ड कैफे में अपनी शाम को हसीन बनाने में डूबे हुए लोगों को आने वाले पल की कोई खबर नहीं थी। पार्टियों में मशगूल लोगों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी रात साबित होगी। वो खुशी और जश्न के माहौल में खोए हुए थे कि तभी 2 जवान लड़के हाथों में हथियार लिए कैफे में बैठे हर एक शख्स के खून के प्यासे बन जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक बेहद जाना माना कैफे है, जहां लोगों की हमेशा भीड़ रहती है। इस कैफे पर फॉरेनर्स का भी हमेशा से आना जाना रहा है। कैफे की पॉपुलैरिटी और फॉरेनर्स की प्रेजेंस के कारण ही इस कैफे को टारगेट किया जाता है। लियोपोल्ड कैफे को टारगेट करने के बाद ये दोनों आतंकी ताज होटल की ओर अपना रुख करते हैं, जहां पहले से ही इनके 2 गैंग मेंबर पहुंच चुके थे। लगातार हो रहे अटैक से चैन की नींद सो रहे लोग जाग जाते हैं। लोगों को उनके घर में ही रहने की सलाह दी जाती है।
सब कुछ इतना अजीब और तेजी से हो रहा था कि किसी को सोचने और संभलने तक का वक्त नहीं मिल पाता। हर गुजरते मिनट के साथ मीडिया में अटैक की न्यू हेडलाइन फ्लैश कर रही थी। चंद घंटों पहले शुरू हुआ ये हमला ऐसा विकराल रूप ले लेता है कि हर तरफ से सिर्फ गोलीबारी और बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें ही सामने आ रही थी। अपनी तेजी के लिए मशहूर मुंबई कुछ समय के लिए रुक सा जाता है। हालांकि अगर गौतम अडानी को रेस्क्यू नहीं किया जाता तो इनके मंसूबे पूरे हो भी सकते थे। लेकिन 5th फ्लोर पर किसी बिग पर्सनैलिटी के ना मिलने पर दोनों आतंकी फायरिंग करते हुए 6th फ्लोर पर चढ़ जाते हैं और वहां अपना कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए एक कमरा तलाशने लगते हैं। उनकी नजर रूम नंबर 520 पर पड़ती है जो अंदर से बंद था। बहुत खटखटाने के बाद भी गेट नहीं खुलता तो आतंकी हथियारों से मारकर गेट खोल देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। दरअसल उस कमरे में कॉर्पोरेशन बैंक के फॉर्मर चेयरमैन KR रामामूर्ति मौजूद थे। होटल में गोलियों की बौछार और लोगों की चीख पुकार से उन्हें भी इस हमले के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने रूम के गेट को बंद कर वॉशरूम में छुप जाते हैं। लेकिन कमरे का गेट खुलते ही उनकी धड़कनों की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है और जिसका डर था वही होता है। वॉशरूम में छुपे रामामूर्ति आतंकियों की नजर में आ जाते हैं, लेकिन आतंकी उनको मारने के बजाय उन्हें वही बंधक बना लेते हैं। ताज होटल पर अटैक के बीच ही विले पार्ले और वाड़ी बंदर में चलती टैक्सी में तेज आवाज के साथ बॉम्ब ब्लास्ट होता है और आसमान धुएं से भर जाता है। टैक्सी में ट्रैवल कर रहे सभी लोग मारे जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि आसपास की कई बिल्डिंग्स में आग लग जाती है और उससे भी कई लोगों की मौत हो जाती है। टैक्सी में बॉम्ब लगाने का काम भी उन 10 लोगों में से ही कुछ टेररिस्ट का होता है। आतंकी टैक्सी में ट्रैवल करते समय ड्राइवर को बातों में उलझाकर उनमें बॉम्ब लगा देते और फिर खुद टैक्सी से उतर जाते। टैक्सी ब्लास्ट के जरिए भी वो मुंबई को दहला रहे थे। ताज होटल में जब दोनों आतंकी 6th फ्लोर पर अपना कंट्रोल रूम बना रहे थे तभी उनके 2 और साथी नाजिर और शोएब भी ताज होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही ये दोनों आतंकी पागलों की तरह अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कई लोगों को मार देते हैं। एक ही दिन एक ही वक्त पर अलग अलग जगह से अटैक्स की खबर सुनकर महाराष्ट्र पुलिस क्लूलेस हो जाती है। कुछ देर के लिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि गोलीबारी की सूचना पाते ही मुंबई ATS के हेड हेमंत करकरे जल्द ही अपनी टीम तैयार कर आतंकियों का पीछा करते हैं। वो पहले CST रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं पर वहां तब तक खून का खेल खेला जा चुका था। तभी उन्हें फोन पर पता चलता है कि 2 आतंकी बंदूकें लेकर कामा हॉस्पिटल के पास वाली गली में देखे हैं। ये क्लू मिलते ही हेमंत करकरे अपनी गाड़ी को कामा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देते हैं। इस गाड़ी में हेमंत करकरे के साथ ACP अशोक कामते, विजय सलास्कर, हेड कांस्टेबल अरुण जाधव और 3 सिपाही भी मौजूद थे। गाड़ी जैसे ही कामा हॉस्पिटल की गली के पास पहुंचती है, CST पर हमला करने वाले कसाब और इस्माइल एकदम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं और गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो कुछ ही मिनट्स में AK-47 की 2 मैगजीन पुलिस की गाड़ी पर खाली कर देते हैं। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी गोलीबारी होती है जिसके चलते कसाब के हाथों में गोली लग जाती है। लेकिन आतंकियों के ताबड़तोड़ हमले ने पुलिस की गाड़ी को छल्ली कर दिया था। पुलिस की तरफ से फायरिंग रुकते ही कसाब और इस्माइल गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं कि कोई पुलिस वाला जिंदा तो नहीं बचा। इस गोलीबारी में हेमंत करकरे सहित कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। अरुण जाधव ने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके आतंकियों की डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। ये खबर मिलते ही मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं और इन बैरिकेडिंग के साथ पुलिस फोर्स भी जगह जगह पर तैनात हो जाती है। पुलिस के हरकत में आने के कारण अब चारों तरफ से दोनों आतंकी पुलिस वालों से घिर जाते हैं। भागने का एक भी मौका ना देख वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं। एकदम से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है, लेकिन पुलिस के आगे दोनों आतंकी कहीं नहीं टिक पाते। जब आतंकियों की तरफ से गोली चलना बंद हो जाती है तो पुलिस को उनके मर जाने का आभास होता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आगे बढ़कर आतंकियों की मौत की पुष्टि कर सके। ऐसे में पुलिस कर्मियों की भीड़ को चीरते हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले आगे आते हैं और सबसे बहादुरी का काम करते हैं। वो अनार्म्ड होते हुए भी आतंकियों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास पहुंचते ही एक आतंकी उठ खड़ा होता है और जैसे ही वो गोली चलाने के लिए बंदूक आगे करता है तो कराम बंदूक को कसकर पकड़ लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि आतंकी भाग ना पाए। उनके इस एक्शन से आतंकी गुस्से में 23 गोलियां उनके शरीर में दाग देता है, जिस कारण तुकाराम ओम्बले वहीं पर शहीद हो जाते हैं।
हालांकि शहीद तुकाराम ओंबले का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। जहां एक आतंकी पहले ही मारा जा चुका था, तो वहीं उनकी बहादुरी के कारण दूसरे आतंकी को जिंदा पकड़ लिया जाता है। पकड़े गए आतंकी का नाम कसाब था, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत काम आता है। ट्रायल के दौरान सैकड़ों बेकसूरों की जान लेने वाला आतंकी कसाब अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन इस अटैक के सर्वाइवर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव की गवाही की बदौलत 2010 में कसाब को फांसी की सजा देने का फैसला होता है और फाइनली 21 नवंबर 2012 को पुणे की जेल में कसाब को फांसी दे दी जाती है। उसकी मौत के साथ ही इस हमले के आखिरी आतंकवादी को भी मिट्टी में मिला दिया जाता है।